माननीय सभापति महोदय, ये जो राजस्थान का जब निर्माण हुआ था तब क्या था राजस्थान में? पूरी राजस्थान की अर्थव्यवस्था पशुपालन पर निर्भर थी और इन 75 सालों में हमने तरक्की तो बहुत की, लेकिन पशुपालन के प्रति नज़रिया आम जनता का बहुत सकारात्मक नहीं हुआ है। मैं आज देखता हूं देहात में भी बहुत लोगों की ये मानसिकता रहती है कि जिस घर में पशु होते हैं वो अपनी बच्चियां उन घरों में देना पसंद नहीं करते। इस तरह का सोच विकसित हुआ है। यह सही है कि राजस्थान की जीएसडीपी में आज भी पशुपालन का योगदान 11% है, लेकिन जब समाज में इस तरह का नजरिया बन रहा है कि हमारी बच्चियां ये काम नहीं करेगी, तो ऐसे वक्त में पशुपालन को कैसे बढ़ावा दिया जाए, ये सबसे यक्ष प्रश्न सरकार के सामने भी है और हम सबके सामने भी है। आज दुनिया के दूसरे देशों में रोबोट आ गए जो ये काम कर रहे हैं, अपने आप सारा वो दूध दोना वगैरह वो सब कर लेते हैं। तो जब इस तरह की यूनिवर्सिटी बनेगी, शोध होंगे, तभी तो पशुधन का संवर्धन होगा, पशुधन का संरक्षण होगा, पशुधन का विकास होगा, पशुधन का उत्पादन बढ़ेगा। इसलिए मैं राजस्थान के पशुपालन मंत्री जी को बहुत धन्यवाद देता हूं। इस 75 साल के अंदर इतिहास रचा है उन्होंने इस पशुपालन के क्षेत्र के अंदर। क्या पशु चिकित्सा उपकेंद्र, क्या पशु चिकित्सालय, क्या बहुउद्देशीय चिकित्सालय, क्या पशु चिकित्सा उपकेंद्रों के भवन निर्माण, क्या चिकित्सालयों का निर्माण। 5 सरकारी कॉलेज होते थे, 9 सरकारी कॉलेज पशुपालन के इन्होंने अपने कार्यकाल में खोले हैं और अब एक दूसरी यूनिवर्सिटी लेकर के आए। याद रखा जाएगा उनके कार्यकाल को कि जिन्होंने नए सिरे से जो हमारा सनातन सोच है, हमारी सनातन संस्कृति की बुनियाद है, उससे फिर शासन को जोड़ा है, शासन की नीतियों को जोड़ा है और एक सकारात्मक प्रभाव पूरे राजस्थान पर डाला। क्या हालात थे 2018 में माननीय सभापति महोदय? आलोचना के लिए आलोचना तो सरकार की बहुत की जा सकती है। यह पशु चिकित्सा उपकेंद्र ताले पड़े हुए थे, ताले, कोई दरवाजा खोलने वाला नहीं था, लेकिन इन्होंने आकर भर्ती की। न केवल भर्ती की बल्कि उन जगह पर उन्होंने लगाया। और ये कोई कम बात है? 4.5 साल के अंदर 1600 से ज्यादा पशु चिकित्सा उपकेंद्र विहीन ग्राम पंचायतों के अंदर आप नए पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोल दें। क्या इस बात के लिए उनको बधाई नहीं दी जानी चाहिए? और एक सोच के साथ आए कि आने वाले 1 साल में हम राजस्थान की तमाम ग्राम पंचायतों को पशु चिकित्सा उपकेंद्र से लैस कर देंगे। तो देश के अंदर पहला राज्य राजस्थान बनेगा जहां पर हर ग्राम पंचायत के अंदर एक पशु चिकित्सा उपकेंद्र होगा। क्या ये हम सबको सामुदायिक बधाई का विषय नहीं है? और माननीय सभापति महोदय, क्या कठिन समय हमारे पशुओं के लिए नहीं आया? यह बीजेपी की सरकार पशुधन बीमा योजना बंद करके चली गई थी। कितना नुकसान हुआ पशुपालकों को, आज उनको एहसास नहीं है। मैं धन्यवाद दूंगा क्योंकि वे खुद एक पशुपालक है, किसान के बेटे हैं। उन्होंने फिर से कामधेनु पशु बीमा योजना शुरू की है और हर पशुपालक के 2 दुधारू पशुओं का बीमा करना सुनिश्चित किया है और उसमें से मौत हो जाए किसी की तो 40,000 रुपये मुआवजा देना भी सुनिश्चित किया है। क्या कठिन समय था गायों के लिए? लंपी, कितना कठिन समय था, कैसे गाय मरी है और कैसे उनका इलाज हुआ है, कैसे उनकी देखभाल हुई है, हमारी आंखों के सामने है।
और खाली सरकार ही नहीं, इस सरकार में नुमाइंदों ने, हमारे मंत्री जी ने, हमारे मुख्यमंत्री ने, तमाम स्वयंसेवी संस्थाओं को, तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया और इस गौ रक्षा के आंदोलन से उनको जोड़ा। लंपी के जो कठिन समय में गौ संरक्षण का काम किया हमारे साधु संत, मैंने उन साधु संतों को भी देखा है जिन्होंने माचिस की तिली के उस गायों में पड़े हुए कीड़े खुद ने अपने माचिस की तिली से साफ किए। इतनी बड़ी चुनौती का मुकाबला। सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की कार्यसूची पूर्ण होने तक बढ़ा दिया जाए। समय बढ़ा दिए गए। और माननीय सभापति महोदय, इससे भी ज्यादा हिंदुस्तान में ये पहली सरकार है जिन्होंने लंपी से गाय की मौत पर मुआवजा भी पशुपालकों को दिया। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान हमारा गौरव है। आज राजस्थान, बाहर का आदमी कोई भी राजस्थान की कल्पना करता है तो सबसे पहले क्या ध्यान में आता है? ऊंट ध्यान में आता है। और जगह जगह हम अपने पर्यटकों को भी आकर्षित करते हैं। हम जगह जगह पर लगाते हैं इश्तहार, विज्ञापन, पधारो हमारे देश। तो हमारा सिंबल क्या होता है? वही ऊंट बैठा हुआ। पर हमें इस बात पर चिंतन जरूर करना चाहिए कि ऊंटों की संख्या घट रही है और लगातार घट रही है और भयानक रूप से घट रही है। तो उसे कंट्रोल कैसे किया जाए? कौन से कारण है जिसके कारण इसमें कमी आ रही है? वो कौन से कारण है जिससे पशुपालक ऊंटों के पालन से हट रहा है? इन सभी बातों पर विचार करके इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। आज राजस्थान के अंदर 566 लाख पशुधन है माननीय सभापति, 566 लाख, और 146 लाख कुक्कुट है। हमारे नागौरी बैल पूरे भारत में प्रसिद्ध है। हमारी गाय, गीर, थारपारकर, राठी, काकरेज पूरे देश के अंदर लोगों की पहली पसंद है। हमारे मालानी घोड़े हर जगह एक आकर्षण का केंद्र होते हैं। और अब तो जब से ये हमारे कॉरपोरेट इस घोड़े के धंधे में घुसे हैं अंबानी साहब, तब से तो आप देखिए राजस्थान के घोड़ों के क्या भाव हो रहे हैं, क्या उनकी कीमत लग रही है। एक घोड़ा पालने वाला सोचता नहीं था, उससे ज़्यादा कीमत में 1.25 करोड़ रुपए कीमत, 50-50 लाख रुपए कीमत, 80 लाख रुपए कीमत। तो राजस्थान के घोड़े की इतनी वैल्यू बढ़ी है। और इसके साथ ही बीकानेरी और जैसलमेरी ऊंट जो अपने आप में एक नया प्रतिरूप प्रकट करता है। जखराना, सिरोही व मारवाड़ी नस्ल की बकरियां, ये सब कुछ राजस्थान में है। इसके साथ चौकला, मारवाड़ी, नाली, पुंगल नस्ल की भेड़ें, क्या कमी है राजस्थान के? माननीय सभापति महोदय, इन सब ने राजस्थान को समृद्ध और सक्षम किया है। और पूरे भारतवर्ष में हमारे इन पशुपालकों की बदौलत पशुधन में दूसरे स्थान पर भारत है। और दूध उत्पन्न करने में, दूध उत्पादन में पूरे देश के अंदर हमारा दूसरा स्थान है। 15% दूध पूरे भारत का हम उत्पादन करते हैं। पहले उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर हुआ करता था, दूध उत्पादन में पहले नंबर पर है, ऊन उत्पादन में पहले है, पशुधन संख्या में दूसरा है। और 15% दूध उत्पादन करता है। पहले उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर हुआ करता था। बकरे का मांस है, 35% राजस्थान सप्लाई करता है। ऊन है, 30% राजस्थान उत्पादन करता है। इस तरीके से आप देखेंगे कि राजस्थान पशुधन के क्षेत्र के अंदर पूरे भारतवर्ष में अपना अहम स्थान रखता है। और शासन का विशेष फोकस पशुधन पर होना बहुत ही आवश्यक है। अब अशोक गहलोत जी की पहले सरकार थी, पहली वेटनरी यूनिवर्सिटी भी उन्होंने ही राजस्थान में एस्टेब्लिश की थी 2010 के अंदर बीकानेर में। और 5 सरकारी कॉलेज, 7 प्राइवेट कॉलेज और ही राजस्थान में रहे हैं। नए 9 कॉलेज प्रोसेस में हैं।
लेकिन माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात के लिए मंत्री जी का जरूर ध्यान आकृष्ट करूंगा कि आपने इस साल बजट में जो कॉलेज अनाउंस किए हैं, ये 5 महीने हो गए, अभी तक आपके प्रस्ताव तैयार होकर के फाइनेंस डिपार्टमेंट में एस्टीमेट तक नहीं गए। तो ये जो नीचे यूनिवर्सिटी के लेवल पर कमी है, जो शिथिलता है, कभी एईएन का पद खाली है तो एस्टीमेट नहीं बन रहा है। तो आप ये यूनिवर्सिटी जैसा काम, इसका एस्टीमेट कौन बनाएगा जब कॉलेज के एस्टीमेट तक आपके अभी तक नहीं बने। इसलिए मैं आपको निवेदन करूंगा कि आप थोड़ा ध्यान दो, जिससे जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया है उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। अब ये जो यूनिवर्सिटी आप खोल रहे हैं, अच्छी बात है कि उन सारी प्रक्रियाओं को इसमें रखा है। कुलपति के चयन की प्रक्रिया, सर्च कमेटी, कुलपति के सर्च कमेटी में ऑल इंडिया का नॉमिनी, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का नॉमिनी, चांसलर का नॉमिनी, स्टेट का नॉमिनी, और उसके माध्यम से आप इसका चयन करेंगे। इस यूनिवर्सिटी में जो नई यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, 4 संभाग, जयपुर, कोटा, अजमेर और भरतपुर, और 17 जिले इस यूनिवर्सिटी के अधीन रहेंगे। तो माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक तरफ पशुओं के लिए आप इतना काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो लोग जो गायों का नाम लेकर दिल्ली की हुकूमत में आए और आज पूरी दुनिया के अंदर गायों का मांस बेचने में, डॉलर कमाने में सबसे अग्रणी रूप से जाकर खड़े हो गए। एक तरफ आप हैं कि जहां 2018 के अंदर राजस्थान की गौशालाओं में सिर्फ 3 लाख गोवंश पल रहा था, आज इस सरकार की मेहनत से और जो सरकार ने नियम परिवर्तन किए, आज 11 लाख गोवंश राजस्थान की गौशालाओं में पल रहा। माननीय सभापति महोदय, पिछली सरकार में 200 गायों की गौशाला पर अनुदान मिलता था, आपने नियम बदला, 100 गायों की गौशाला पर आज अनुदान मिल रहा है। उनके वक्त में 16 रुपए 20 रुपए मिलते थे, आज 32 रुपए और 40 रुपए एक पशु पर अनुदान मिल रहा है। और अब जो आप ये नंदीशाला का कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने इस साल के बजट में 12 महीने का अनुदान तमाम राजस्थान की नंदीशालाओं के लिए स्वीकृत करने का फैसला किया है। दूसरी तरफ माननीय सदस्य, इस साल के बजट में माननीय कासनिया साहब 1400 गौशालाओं, 1400 ग्राम पंचायतों के अंदर इस साल के बजट में गौशाला स्थापित करने का फैसला किया गया है। जो गौशाला आएगी, जो इस नंदीशाला की स्थापना के लिए आगे आएंगे, उनको वो अवसर दिया जाएगा। मेरे अपने विधानसभा क्षेत्र में सिरोही में जिला स्तर की नंदीशाला की सरकार ने स्वीकृत दी है, 10,000 नंदी उसमें रखे जाएंगे। शिवगंज के अंदर भी नंदीशाला की स्वीकृति दी है। इसके लिए मैं सदन के सभी सदस्यों से भी विनती करूंगा कि वो इस दिशा में प्रयास करें, ग्राम पंचायतों को जागृत करें। कहा 2018 में जब बीजेपी की सरकार थी, गोवर्धन गौ माता के लिए सिर्फ 300 करोड़ रुपया खर्च किया जाता था, और कहां आज अशोक गहलोत की सरकार है जिसने 2023-24 के अंदर 1700 करोड़ रुपए का प्रावधान अपने बजट के अंदर गौ माता के लिए रखा। एक इतिहास रचा है। माननीय किसी ड्यूटी का हिसाब करो, किसी ड्यूटी का हिसाब करो, पूरे भारतवर्ष के अंदर गौ माता की सेवा के अंदर जो अशोक गहलोत ने काम किया है, उसका पूरे भारत के इतिहास में 75 साल में कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। ये लोग जो सिर्फ गौ माता के नाम लेकर दिल्ली की हुकूमत में बैठे, मैं आज आपके माध्यम से विनती करता हूं, हमेशा इस बात के कहते रहे कि गौ हत्या पर राष्ट्रीय कानून बनना चाहिए, कांग्रेस नहीं बनाती है। आज 9 साल हो गए तुम्हारी दिल्ली में सरकार आए हुए, 310 सीटों का बहुमत लेकर के तुम बैठे हुए हो। कौन रोक रहा है तुमको गौ हत्या पर रोक के लिए राष्ट्रीय कानून बनाने से? लेकिन तुम्हारे नियत में खोट है। तुम नॉर्थ ईस्ट में जाकर तो गौ मांस खाने की वकालत करते हो और यहाँ गौ माता के संरक्षण की बात करते हो। यदि तुम्हारे घोषणा पत्र में 2014 के घोषणा पत्र के अंदर यह प्रावधान था, ये तुमने वायदा किया था कि हम गौ हत्या की रोक के लिए राष्ट्रीय कानून लाएंगे, लेकिन 2019 के घोषणा पत्र में से उसको हटा दिया। ये तो अपने आप में जाहिर करता है कि तुम्हारी नीयत में क्या। माननीय सभापति महोदय, मैं अपनी बात को हमारे
पशुपालन मंत्री जी को, हमारे मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने अत्यंत ऐतिहासिक काम पशुपालन के क्षेत्र में किया है। और अब आज के समय के मुताबिक इसमें हम और कैसे आगे बढ़े, इसके लिए आप नए कॉलेज खोल रहे हैं, नई यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं। राजस्थान की तमाम जनता की ओर से मैं आपका बहुत बहुत साधुवाद करता हूं। धन्यवाद।